आज का टॉपिक एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉडर्न हिस्ट्री का यह टॉपिक है और यह टॉपिक का नाम है बक्सर का युद्ध। हमने पिछली क्लास में प्लासी का युद्ध हमने कंप्लीट किया था। जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था, उसमें हमने समझा था कि क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, तो आज भी हम वही काम करेंगे। आज हम ये काम करेंगे कि हमें ध्यान रखना है कि हम क्या क्या इस युद्ध में याद रखें ताकि हमारा जो मैक्सिमम स्कोर आज के एग्जाम में, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, एनडीए एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर पाना। और उसके लिए जो भी जितना भी प्रयास करना हो और सही डायरेक्शन में प्रयास करना वो हम करें। सबसे पहले तो ये समझे कि हमें किस डायरेक्शन में प्रयास करना है, हमें क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बकवास न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछली क्लास में हमने प्लासी का युद्ध समझा। उसमें समझा हमने कि मीर जाफर थे, सिराजुद्दौला थे, अंग्रेज थे, किसी ने षड्यंत्र किया, तो फिर षड्यंत्र के माध्यम से अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली थी। तो अंग्रेजों पे यह आरोप लगाया जा रहा था कि अंग्रेजों ने जो जीता है भारतीय राज्य को, वो षड्यंत्र के माध्यम से जीता है। अंग्रेजों के मन में था यह कि हम एक बार प्रूव करेंगे कि हम उस लायक हैं कि हम बिना षड्यंत्र के भी भारतीय राज्य को जीत सकते हैं। तो उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण था बक्सर की लड़ाई। इसमें षड्यंत्र का यूटिलाइजेशन अंग्रेजों ने नहीं किया था। तो दरअसल बात ये थी, जो मीर कासिम है, मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाया अंग्रेजों ने, सबसे पहले तो मीर जाफर बने थे। तो सेनापति ने धोखा दिया, अपने ने धोखा दिया था, ध्यान रखना है, अपने ने धोखा दिया। और फिर किस लिए धोखा दिया था? क्योंकि कुर्सी चाहिए थी उसको। अब जब मीर जाफर था, मीर जाफर को हटा के फिर से मीर कासिम को लाया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को लेके आए, गद्दी पे बिठाया बंगाल की। जब मीर कासिम को गद्दी पे बिठाया तो मीर कासिम ने कहा कि देखो, अंग्रेजों से यह कहा कि देखो अंग्रेज, हम तुम्हारी और हमारी जो संधि हुई है कि हम तुमको, हमारी तुम्हारी जो संधि हुई है, संधि हो गई अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। तो मीर कासिम ने कहा कि देखो, हमारी जो तुम्हारी साथ हमारी जो संधि हुई है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारी संधि को तो हम मानते हैं, लेकिन ध्यान रखो कि हम अब संप्रभु की तरीके से बिहेव करना चाहते हैं। तो हम जो है वो अब तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। जितना हमने कंडीशन, जितना हमने शर्त रखा था, जितना तुमने शर्त रखा था, जितनी संधि में लिखा हुआ था, वो तो हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके अलावा अब बंगाल में कैसे क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे, न कि तुम डिसाइड करोगे। तो एक शब्द आया, ध्यान रखना है बच्चों, यह संप्रभु, यह शब्द आया। मीर कासिम ने कहा कि अब हम संप्रभु रहेंगे, संप्रभु होना चाहते हैं। मीर कासिम ने यह कहा अंग्रेजों से कि देखो, अब हम संप्रभु रहना चाहते हैं, तुम्हारी जो संधि थी उसको हम मानेंगे, लेकिन उसके अलावा तुम हमसे कोई उम्मीदें न करो, ठीक है। तब मीर कासिम ने कहा कि देखो, अब हम यह चाहते हैं, संप्रभु होना। अब संप्रभु होने के लिए मीर कासिम ने कुछ स्टेप भी लिए थे, जैसे अपनी कैपिटल को चेंज करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर करना। अच्छा, यहाँ पे जो दाव था ना मीर कासिम का, ये बड़ा खतरनाक था। वो समझ गए थे कि जो ये कैसे टारगेट बना रहे हैं, सब ये जो अंग्रेज हैं वो कैसे टारगेट बना रहे हैं, वो धीरे धीरे समझ रहे थे मीर कासिम। तो मीर कासिम ने किया क्या कि जो मुर्शिदाबाद है, वहां से अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया मुंगेर में। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो मुर्शिदाबाद था वो तटीय इलाका है, और तटीय इलाके में जो अंग्रेजी की पावर जो होती है वो बहुत ही टॉप लेवल की होती है। अगर भारत का जो तटीय इलाका है, आप देखोगे तो तटीय इलाकों पे जो है वो सबसे ज्यादा कमांड अंग्रेजों का था। तो ये मीर कासिम साहब थे। तो इन्होंने मुर्शिदाबाद से कैपिटल को चेंज करके मुंगेर में कर लिया। इससे अंग्रेज भड़क गए, बिना पूछे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बिना पूछे इन्होंने अपना जो कैपिटल था बंगाल का वो चेंज कर लिया था। इतना ही नहीं काम कर रहे थे, और भड़काने का काम कर रहे थे ये अंग्रेजों को। सबसे पहला तो ये कैपिटल को चेंज कर लिए। दूसरा काम यह था कि देखो, सबसे पहले मीर कासिम ने कैपिटल चेंज किया, ध्यान रखना है, कैपिटल चेंज कर लिए।
प्लस इकोनॉमी को भी अपने मजबूत कर रहे थे, फैक्ट्रियां लगवा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब दोनों में महत्वाकांक्षा बढ़ रही है तो टकराव तो होना स्वाभाविक है। अब जब टकराव होगा तो लड़ाई भी होगी। लड़ाई हुई, एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड में बंगाल के शासक थे, अवध के शासक थे और मुगल शासक थे। ठीक है। अच्छा, ध्यान यह भी रखना है कि ये जो बंगाल के शासक थे मीर कासिम, उनकी एक मौसी थी घसीटा बेगम, तो वो भी यह चाहती थी कि ये जो अपनी कुर्सी को छोड़ दें। ठीक है। तो उनसे भी एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी मिल के आई थी और उसी समय इनको खदेड़ा भी गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ा गया था। ठीक है। तो ध्यान इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अभी हमको बस फोकस ये करना है, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए कि हम क्या करें ऐसा कि जिससे हमारा नंबर बेस्ट हो सके। ठीक है। तो अभी नंबर को अपने बूस्ट करना है, नंबर को अपने जो है वो बेहतर करना है, मैक्सिमाइज नंबर करना है। ठीक है। तो उस मैक्सिमाइज नंबर करने के लिए सबसे जरूरी है कि देखो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, बोलो ठीक ठीक हो गया। तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर को हुआ, 1764 को हुआ। अब तीन राजा एक साइड में और अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हो? एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी साइड में तीन तीन राजा थे, तीन तीन प्रांत के राजा। एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी साइड में तीन राजा। अब तीनों मिलकर, जबकि इनकी जो सेना थी, जो तीनों राजा थे भारतीय राजा थे, उनकी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से कहीं ज्यादा थी, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको धूल चटाई। क्यों चटाई? क्योंकि यहाँ पे अनुशासन था, यहाँ पे ट्रेंड पीपल थे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड पीपल थे, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी वो बेहतर थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा था नहीं। ठीक है, यहाँ पे डिसिप्लिन था, यहाँ पे था नहीं उस हिसाब से। तो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के शासक को भी हराया, अवध के शासक को भी हराया, मुगल शासक को भी हराया। ठीक है। अब इसके बाद जब हराया, कोई युद्ध होता है तो उसके बाद जब विजयी कोई होगा, कोई पराजित होगा, तो उसके बाद कोई संधि तो होगी ना। तो उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई अवध के साथ और मुगल के साथ हुई। इन दोनों के साथ जो है वो इलाहाबाद की संधि हुई थी। और उस संधि में यह पॉइंट रखा गया था कि देखो, जो ये मुगल शासक थे, उन्होंने कहा, ये जो मुगल शासक थे, इन्होंने कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो आप रखो। अभी बताता हूँ, रुको, नहीं तो तुम लोग डाउट करोगे कि क्या करना है। देखो, ये बंगाल हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये तीनों के जो दीवानी राइट होंगे, मतलब टैक्स कलेक्शन होगा, जो राजस्व वसूली होगी, वो कौन करेगा? वो किसके पास जाएगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। ये मुगलों से जो है डील हो गई थी। डील कौन किया? मुगलों ने किया अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों ने किया मुगलों के साथ। ठीक है। अब इतना ही नहीं, ये अवध की भी नंबर आ गया। अवध के साथ जो डील हुई थी, पहले हम अवध के साथ के पहले जो है वो हम नवाब के, ये बंगाल के नवाब के साथ जो देख लेते हैं कि उनके साथ क्या डील हुई थी। देखो, बंगाल के नवाब के साथ डील जो हुई थी वो हुई कि तुम जो है वो सेना जो है वो कम रखोगे, सेना कम रखो, प्लस इसमें जो अधिकारी हैं वो नायब सूबेदार हैं। अच्छा, नायब सूबेदार हो गए। इतना ही नहीं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना, नायब सूबेदार हो गए। अब जो ये नायब सूबेदार है, जो सेना है, वो अगर कुछ भी करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के करेगी। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी ये कुछ करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के करेंगे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यस कहेगी तो यस है, नो कहेगी तो नो है। कुल मिला के यहाँ पे ये डील हुई थी। ठीक है। अब अवध के साथ क्या डील हुई? अवध के साथ डील हुई कि
तुम जो हो एक काम करो, तुम जो हो वो सेना मत रखो, सेना तुम्हारी बिल्कुल खत्म, संरक्षण तुम्हारा हम करेंगे, संरक्षण ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। और फिर इससे जो है वो कुछ इलाहाबाद और कोरा नाम के क्षेत्र को मुगलों को दे दिया। इतना ही नहीं किया, इसकी सेना को भी छीन लिया, इसके क्षेत्र को भी छीन के इनको दे दिया, ठीक है। और 26 लाख रुपए साल के इनको दिया पुरस्कार के तौर पे कि लो भैया तुम जो क्योंकि शासक हो, तुम जो मौज मस्ती में जियो, 26 लाख लेके जो आनंद उठाओ, और तुम्हारी जो एरिया है, तुम्हारी एरिया मैं किसी दूसरे को छीन के दे देता हूँ तो तुम्हें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 26 लाख ले लो, मौज करो, क्या दिक्कत है। तुम्हारी एरिया और तुम्हारी सेना, अब तुम सेना नहीं रखोगे, सेना जो है वो मेरी रहेगी, तुम मेरे छतरी के नीचे रहोगे, कुल मिला के यह कहने का मतलब था। तो कहने का मतलब है कि बंगाल का जो शासक था, बंगाल के साथ जो डील हुई थी वो यह हुई थी कि तुम सेना कम रखो, ठीक। अब यहाँ पे अवध के साथ जो डील हुई वो हुई कि तुम सेना रखो ही मत। और जो मुगल के साथ डील हुई थी, मुगल के साथ डील में यह हुआ कि सेना कम रखो, प्लस नायब और सूबेदार, क्या बंगाल के साथ, हाँ बंगाल के साथ सेना कम रखो, प्लस नायब और सूबेदार जो भी कुछ भी करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल होगा, ठीक है। और मुगल ने तो हद ही कर दिया था, मुगल ने तो हद ही कर दिया। ये देखो बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को दे दिया सीधे सीधे दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व अधिकार। राजस्व अधिकार मीन्स क्या, वहां पे जो भी टैक्स होंगे कलेक्ट किए जाएंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुश होके ये मुगल वाले हैं इनको खुश होके इनसे इनकी जमीन को छीन के इनको दे दिया, ठीक है। देखो ध्यान रखना है, जो मुगल ने कहा कि तुम जो हो बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह पे तुम्हारा जो राजस्व अधिकार अब होगा, ठीक है। ये मुगल ने कर दिया, ध्यान से सुनो। बंगाल, बिहार, उड़ीसा यह अंग्रेजों का, इसको किसने कहा, मुगल ने। अंग्रेज खुश हुए, अंग्रेज ने अवध से उनके एरिया को छीन लिया, अवध से उनके क्षेत्र को छीन लिया, छीना और मुगल को दे दिया। ये देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं। देखो एक तरह से जो वो अवध से या कुछ एरिया छीन रहे हैं और मुगल को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुगल ने कहा कि तुम जाओ और आराम से अपना राजस्व कलेक्ट करो, ठीक है। तो अंग्रेज भी खुश, मुगल भी खुश, प्लस अवध के नवाब भी खुश, क्योंकि उनको 26 लाख रुपए मिलने लगे थे। तो ध्यान क्या रखना है, अब ध्यान ये रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, 23 अक्टूबर 1764 को हुआ, ठीक है। और प्लस ध्यान ये रखना है कि कौन से प्लेयर थे। तो बंगाल के शासक जो थे मीर कासिम थे, फिर यहाँ पे मुगल के शासक सुजाउद्दौला थे, ये अवध के शासक शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे कुल मिला के जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, शांति समझौता जब हुआ था, जिसको शांति समझौता कहते हैं, वो कब हुआ था। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, 1765 इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई। अब देखो अब तो क्लियर हो गया होगा तुम सभी को कि इस चीजों में क्या याद रखना है, इस टॉपिक में हमें क्या याद रखना है जिससे हमारा स्कोर बढ़ जाए। तो ध्यान ये रखो, सबसे पहले ध्यान रखो कि देखो बक्सर का युद्ध था वो कब हुआ था, ठीक। बक्सर के युद्ध में प्लेयर कौन थे,
प्लेयर कौन थे? तो एक तरफ मुगल थे, मुगल को जो एक तरफ जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हेक्टर मुनरो उसको लीड कर रहे थे, हेक्टर मुनरो, ठीक है। और एक साइड में थे भारतीय शासक, जैसे कि मुगल, जैसे कि बंगाल, जैसे कि अवध, ये तीनों थे एक साइड में। एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तीनों की ये दोनों की लड़ाई, दोनों ग्रुप की लड़ाई होती है और लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों राजाओं को हरा दिया था, ठीक है। और ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था, तो ध्यान रखो, ये यहां पे लिख लो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों को लीड कर रहा था, ध्यान रखना है। तो सबसे जरूरी 23 अक्टूबर, फिर संधि कौन सी हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। अंग्रेजों को लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। भारतीय शासक कौन थे? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, आलम द्वितीय, ठीक है। फिर संधि कौन सी हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। तो इतना जो चीजें याद रखनी है, ठीक है, दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठा लेना है। सबसे पहले युद्ध के बारे में, सबसे पहले कब हुआ, प्लेस क्या था? बक्सर। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। और भारतीय शासक जो थे वो ये थे। उसके बाद ये हुआ संधि, 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में ये सब मैंने बताया, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ज्यादा ध्यान इन सब चीजों पे देना कि 1760 कब हुई थी, संधि कब हुई, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा था, भारतीय शासकों में कौन कौन शासक थे, कहाँ कहाँ के लोग थे, ठीक है। कब हुई थी बक्सर की लड़ाई, प्लेस कौन, जो बक्सर की लड़ाई थी वो कब हुई थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम, अगली क्लास में हम ड्यूअल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।